हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका तो होता है कि जैसे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं या अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट वे इज कार्टेशियन फॉर्म और यू कैन से अलजेब्रिक फॉर्म। तो जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने बताया था कि 1 प्लस आई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका होता है हमारा जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना। और वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे r जो है वो मॉडुलस ऑफ z होता है और थीटा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना। तो जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आई है, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यदि पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका मॉडुलस जो होगा वो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ z यदि आप 1 प्लस आई का निकालोगे तो कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज रूट 2। एंड इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका पाई बाय 4 आएगा, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था उस तरीके से आप निकालेंगे। तो थीटा कितनी आएगी, मतलब थीटा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहेंगे इसको, वो हमारा यहाँ पे पाई बाय 4 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रूट 2 टाइम्स दैट इज आर दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दैट इज कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है। और एक्चुअली में इसको ऐसे भी लिखते हैं, रूट 2 और ये cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 को यहाँ पे हम लोग सिस पाई बाय 4 सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये तरीका होता है, सिस का मतलब है यहाँ पे CIS ऐसे लिख देते हैं, दैट मींस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही लिखने का एक तरीका होता है। तो जस्ट लाइक r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज नथिंग बट r सिस थीटा। ओके, तो ये एक सिंबल हम यूज करते हैं। तीसरा तरीका जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, पोलर फॉर्म में। और इसी को ऐसा भी लिखते हैं r e टू द पावर i थीटा, ठीक है। तो ये जो e टू द पावर i थीटा है उसको हम क्या कहते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये है e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये एक तरीका है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया z इक्वल टू 1 प्लस आई है, उसको हम ये इसका कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका। दूसरा फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म, दैट इज रूट 2 टाइम्स cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। तीसरा तरीका इसी कॉम्प्लेक्स क्या लिख सकते हैं, रूट 2 टाइम्स e टू द पावर i पाई बाय 4 लिख सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द अनदर वे दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ चीजें, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यदि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहा हूँ e टू द पावर i पाई बाय 4 दैट इज z1 एंड द अदर इज z2 दैट इज e टू द पावर i पाई बाय 2। अब ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, e टू द पावर i पाई बाय 4 इंटू e टू द पावर i पाई बाय 2 एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर i पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 एंड दैट इज e टू द पावर i एंड दिस इज 4 एंड 2 का एलसीएम 4 होगा यहाँ पे, 2 पाई प्लस पाई एंड दैट इज इक्वल टू e to the power I 3 pi by 4 and so it is nothing but cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 and this is equal to
दिस इज इक्वल टू cos 3 pi by 4 इज नथिंग बट minus 1 by root 2 plus sin 3 pi by 4 is 1 by root 2. So it is 1 by root 2 into minus 1 plus I कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं या डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज जो है वो करते हैं। यहाँ से कुछ चीजें जैसे कि हमने सीखा कि e टू द पावर आई थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू द पावर आई साइन थीटा e टू द पावर आई थीटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे i की जगह यदि माइनस आई लिख दूं तो e टू द पावर माइनस आई थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखते हैं, ठीक। मतलब i की जगह माइनस आई रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से यदि आप देखें तो e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस ऑफ आई थीटा कितना होगा, 2 cos थीटा के बराबर होगा। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो 1 प्लस 2 करने से क्या होगा, ये e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा, दैट इज 2 cos थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि cos थीटा क्या होता है, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट है इसका, है ना, e टू दी पावर आई थीटा का रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज नथिंग बट e टू दी पावर आई थीटा, सपोज देन इट इज रियल पार्ट ऑफ z, एंड व्हेन यू सब्सट्रैक्ट e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2i कर दीजिए तो ये sin थीटा के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करने से, ठीक है ना। 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू 2i sin थीटा, एंड सो दैट इज sin थीटा इक्वल टू दिस, एंड दैट इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा, क्लियर। तो cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए z इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 है, इसको मुझे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, 0 होता है, और मॉडुलस ऑफ z कितना होता है, 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मॉडुलस 1 होगा और आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0। तो z को मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z दैट इज 1 cos 0 प्लस i sin 0। कैसे लिखते हैं, 1 into this, and that is nothing but ये 1 तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का, e to the power i 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 को ही दूसरे तरीका से कैसे लिखते हैं, e to the power i 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। z इज इक्वल टू -1 है सपोज, तो इसी को इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, पाई होगा, ठीक है ना, नेगेटिव रियल नंबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई एंड मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स cos पाई प्लस i sin पाई। ये तो पोलर फॉर्म हो गया, इलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, e टू द पावर i पाई लिखेंगे, ठीक है। i को, ये सब चीजें आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। i है, इसको क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। तो इसका मॉडुलस तो 1 ही होता है, i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ i कितना होगा, तो दैट इज रूट अंडर ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और आर्गुमेंट कितना होता है i का, i कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज पाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। और यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, e टू द पावर i पाई बाय 2। माइनस i को क्या लिख सकते हो आप, cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस i sin माइनस ऑफ पाई बाय 2, एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस i पाई बाय 2। तो ये जो चीजें हैं उनका हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, 1 को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i 0, -1 को e टू द पावर i पाई, i को e टू द पावर i पाई बाय 2,
माइनस आई को e⁻⁻i π/2। बाकी जो है वो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कन्वर्जन के थ्रू निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट of a complex number z and that is equal to e⁻i π/4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है और क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड्यूलस कहाँ होता है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर? तो इसमें r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है, और थीटा क्या होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। तो बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए हुए ही हम इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका मॉडुलस कितना है, 1 है, और आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, π/4 है। समझ रहे हैं बात, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो 1 इज द मॉडुलस ऑफ z एंड π/4 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे आप इसको लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, cos π/4 प्लस i sin π/4 है, और जो कि कितना आएगा 1/√2 प्लस 1/√2i, है ना। इस तरीके से निकाला भी जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे जब भी क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लिया एक z तरीके से, ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस iy से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि फोर्थ जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो a complex number is also considered as the position vector of, जैसे कि वेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये OP वेक्टर है हियर, तो ये जो P पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इसका मतलब है कि P से यदि हम परपेंडिकुलर पुट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस x है और ये PM कितना होगा, y होगा। तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, x प्लस iy लिखते हैं उस नंबर को, ठीक है ना। तो ये जो OP वेक्टर है उसी को हम Z से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब है कि OP वेक्टर हम लोग वेक्टर में यदि समझते हैं तो यदि हम देखें तो OM इज x I कैप एंड PM इज y j कैप, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I कैप और y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है। तो OM का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, xi कैप, ऐसे कहेंगे, क्योंकि OM का डिस्टेंस x है। और वेक्टर में यदि हम बात करें तो OM वेक्टर और ये MP वेक्टर, तो OP वेक्टर जो होता है वो कितना होता है, OM वेक्टर ट्रायंगल लॉ जो है वो ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ है, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप। तो जो OP वेक्टर होता है वो कितना होता है, दैट इज position vector of the point P is equal to OP vector and that is nothing but xi cap plus yj cap। तो जो z है ना वो OP वेक्टर को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा रिप्रेजेंटेशन है। और जैसा कि हमें पता है कि OP वेक्टर जो है वो होता है xi कैप प्लस yj कैप, या उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस iy भी लिखते हैं। समझ रहे हैं बात?
तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर यदि आप निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है, ओपी वेक्टर का मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट सेम एज मॉडुलस ऑफ जेड। दैट मींस ओपी वेक्टर एंड जेड बोथ आर taken as a same number, okay, and same point. The position vector of the point P is considered as the complex number Z. इसीलिए जितने भी रूल्स हैं वेक्टर्स के वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि जैसे अभी मैंने बताया ये सारे के सारे जो तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के, इसके बाद अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ e टू द पावर i अल्फा, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है। और इसी के थ्रू हम ये सीखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए ये OP लाइन है O और ये P है और P पॉइंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है P पॉइंट का वो Z है सपोज, और ये एंगल सपोज मान लीजिए थीटा है। OP को ही और अल्फा एंगल से घुमा देते हैं, मतलब ये जो है ना लेंथ वो चेंज नहीं कर रहे हैं और ये Q पे पहुंच जा रहा है, मतलब OP का जो लेंथ है और OQ का जो लेंथ है वो बराबर है। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये पॉइंट मान लीजिए Z1 है, दैट मींस इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस है वो सेम ही है। मान लेते हैं R है कुछ देर के लिए, ठीक है। दोनों ही कितना है, R लेंथ का है, OP भी और OQ भी कितना है, R लेंथ का है, और ये एंगल जो बीच में बन रहा है वो कितना है, अल्फा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो क्या मैं Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट Z को हम R और थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, R। तो Z कितना होगा, R e टू द पावर I थीटा। ऐसे ही लिख रहे थे हम लोग, Z इज नथिंग बट R e टू द पावर I थीटा। और ये जो Z1 है, Z1 वो कितना होगा, R e टू द पावर I थीटा प्लस अल्फा, है ना। ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल तो थीटा था, लेकिन अब यदि पूरे की बात करें, ये OQ लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज थीटा प्लस अल्फा। तो हम Z1 को यदि Z के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए Z1 इज इक्वल टू कितना है, R e टू द पावर I थीटा प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं R e टू द पावर I थीटा इंटू e टू द पावर I अल्फा, क्लियर, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये कितना है, R e टू द पावर I थीटा इज नथिंग बट Z e टू द पावर I अल्फा लिख सकते हैं। तो Z1 कितना होगा, यदि दोनों का ही मॉडुलस सेम है, OP और OQ, मतलब Z और Z1 दोनों के मॉडुलस यदि सेम है, ठीक है, तो Z1 कितना होता है, Z e टू द पावर I अल्फा। कितना होता है, Z e टू द पावर I अल्फा। एक एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो आप नोट कर लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, दैट इज 1 प्लस I। इफ Z इक्वल टू 1 प्लस I इज रोटेटेड anti-clockwise with angle pi by 2 about origin, what is that point, okay। और इसको फिगर में अभी फिलहाल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है हमारा, वो कितना है, 1 प्लस I है, ठीक। इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल से, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री से, ठीक है। तो इसको ना 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। ये एंगल कितना बना है यहाँ पे, पाई बाई 2 एंगल बना है यहाँ पे, और रोटेट कर दिया गया, मतलब ये जो P पॉइंट है उसको यहाँ पे Q पे ले आया गया। और मान लीजिए ये Z1 है, तो ठीक है,
ये Q पॉइंट ही निकालना है मुझे कि कितना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो तो Z1 ये एंगल बीच में यदि अल्फा हो तो Z1 कितना होता है, Ze⁻I अल्फा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से यदि मैं Z1 निकालूं तो Z1 कितना होना चाहिए, Ze⁻I⁴/2। समझ रहे हैं बात, क्यों, क्योंकि ये बीच में एंगल कितना है, π/2 का एंगल है और वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो दैट इज Ze⁻I⁴/2। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये OQ के बराबर है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Z कितना है, 1 + I है, और e⁻I⁴/2 कितना होता है, cos π/2 + I sin π/2 लिख सकते हैं, एंड दैट इज 1 + I, और cos π/2 तो 0 होता है और sin π/2 1 होता है, तो 0 + I हो जाएगा ये, एंड दैट इज इक्वल टू 1 + I into I, एंड दैट इज नथिंग बट I + I², एंड दैट इज I² is -1, so it is -1 + I। तो ये जो पॉइंट हम निकाला है Q पॉइंट, उसमें Z1 कितना होगा, वो होगा -1 + I होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन हम ज्योमेट्री में करते हैं कि एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं यदि उनके बीच में एंगल पता हो हमें तो। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए ये एंगल अल्फा ही हो, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब ये है कि मान लीजिए ये R1 है ना, और ये R2 है, मतलब Z का जो मॉडुलस है वो R1 है और Q जो पॉइंट है वो मान लीजिए अलग दूसरा कोई पॉइंट है, Z1 है, ये पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस पर अलग है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, R2 है। सो दैट इज मॉड ऑफ Z1 इज R2, अलग अलग मॉडुलस है। तब भी हम Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z1 को Z के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए अब इस फिगर में यदि हम बात करें तो Z तो कितना है, R1 e⁻I⁴ ही है, और Z1 कितना है, वो है R2 e⁻I⁴ प्लस अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू R2 e⁻I⁴ into e⁻I अल्फा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो है इसको यदि मैं लिख दूं, Z1 है ये, है ना, और Z1 ये, तो R2 कितना है हमारा, R2 तो है, यही लिख देता हूं, और यहाँ R1 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, Z1 = R2/R1, और R1 e⁻I⁴ की जगह पे मैं Z लिख सकता हूँ, Ze⁻I अल्फा, एंड दैट इज नथिंग बट Z1/R2, है ना, इक्वल टू Z/R1 Ze⁻I अल्फा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, Z1 / R2, R2 क्या है, एक नंबर है, उसको यहाँ लिख दिया, Z/R1 e⁻I अल्फा, एंड दैट इज Z1/mod Z1 इक्वल टू Z/mod Z e⁻I अल्फा। ये फॉर्मूला बन जाता है जब इस तरीके से कुछ एंगल से चेंज करें और कुछ लेंथ में भी उसका चेंज हो जाए। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे Z1 mod Z1 कितना लिया था हमने, R2, और mod Z कितना था हमारा, R1। तो ये पूरा का जो पूरा है उसको हम रोटेशन थ्योरम भी कहते हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन थ्योरम। जब हम रोटेट करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट, इनके कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज हैं, और सिंपली पहले तो मैं मॉडुलस ऑफ Z की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मॉडुलस ऑफ Z = 0 implies Z = 0 + 0i। दैट मींस देयर इज ओनली वन नंबर whose modulus is 0 and that is nothing but 0 + 0i। मतलब 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस ही 0 होता है, बाकी किसी का नहीं होता। ठीक, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ I into Z। तो मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं, Z मान लीजिए x + IY है, इसका मॉडुलस ऑफ Z कितना होता है, √(x² + y² होगा। मॉडुलस ऑफ -Z भी जो होगा वो भी इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम ZX + IY है
तो माइनस जेड निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, एंड सो मॉडुलस ऑफ माइनस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट अंडर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट भी सेम होगा, क्योंकि जेड यदि एक्स प्लस आई वाई है तो जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई होगा, और इसीलिए इसका भी जो मॉडुलस होगा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ जेड। आई इंटू जेड है, जैसे मान लीजिए जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो आप देख ही रहे हैं कितना है, एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड जो होगा वो कितना होगा, आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, एंड दैट इज नथिंग बट आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, आई इंटू आई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस आई एक्स। ओके, तो इसी का भी जो मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, and that is nothing but root under x square plus y square, and that is same as modulus of z। तो क्या हो रहा है कि किसी का भी हम निकाल रहे हैं जब मॉडुलस तो वो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना, इन सब का, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z टू प्लस ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो रियल पार्ट ऑफ z, मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो और रियल पार्ट ऑफ z कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ z x है। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि x जो होगा वो हमेशा ही कम होगा किससे, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। बराबर कब हो जाएगा, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में ये बराबर हो जाएगा। या जो x होगा वो हमेशा ही माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ज्यादा होगा, क्योंकि जब x मान लीजिए कि एक निगेटिव नंबर है तो उस कंडीशन में जो है वो माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 होने पे वो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल आइदर लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू, इसी के बीच में रहेगा। मतलब x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, जो कि माइनस ऑफ मॉड z से प्लस ऑफ मॉड z के बीच में रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो y है, और यही बात हम y के लिए भी कह सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज y ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो रियल पार्ट ऑफ z lies between minus z to mod z plus mod z, and imaginary part of z also lies between minus z to plus mod z। नेक्स्ट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। z यदि x प्लस आई वाई है तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई, और z कॉन्जुगेट निकालोगे दैट इज x प्लस आई वाई into x minus i y, and that is nothing but x square plus y square, and that is root under x square plus y square whole square, and that is equal to modulus of z square। क्लियर, तो इस तरीके से हम ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। z कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। इसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट याद समझना है कि if z is यूनिमॉडुलर, यूनिमॉडुलर का मतलब होता है मॉड z 1 है, समझ रहे हैं बात। यूनिमॉडुलर का क्या मतलब है कि मॉड z उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 है, ठीक है। तो इफ यूनिमॉडुलर में मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, and that simply implies that modulus of z square is also 1, and that implies that z conjugate is 1. Modulus of z square is z conjugate, and from here we can easily write z conjugate is 1 by z। Clear? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आता है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है तो z कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कितने के बराबर होता है, 1 by z के बराबर होता है, ठीक। जैसे कि मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, i का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 by i के बराबर होगा, ठीक है। तो i का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस i, तो माइनस i इज इक्वल टू 1 by i, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो उन सब के लिए होता है, और इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 by 2 प्लस रूट 3 by 2i,
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस कितना होगा 1 है, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा 1/z के ही बराबर होगा। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर number property is modulus of z1 into z2 is equal to mod z1 into mod z2। मतलब z1 z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो mod z1 into z2 कितना होता है, mod z1 mod z2 के बराबर होता है। और इन जनरल जो है वो क्या होता है, mod of z1 into z2 into z3 and so on to zn, that is equal to mod z1 mod z2 and so on to mod zn। ओके, ये होता है। एक एग्जांपल से भी आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई इंटू आई। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, तो इसका मतलब 1 प्लस आई इंटू आई का मॉडुलस निकालना है। और इसलिए ये इसी फॉर्मूले के थ्रू यदि हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आई मॉडुलस एंड आई का मॉडुलस। 1 प्लस आई का मॉडुलस √2 और आई का मॉडुलस 1, दैट इज √2। क्लियर। तो इस तरीके के फॉर्मूले जो है वो हम लगा सकते हैं और इजीली किसी भी, मान लीजिए 3 हो 4 हो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी हो मॉडुलस अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब यहीं से ये भी कॉन्सेप्ट निकलता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ z to the power n is equal to modulus of z whole to the power n। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर में n है, ठीक है, उसका मॉडुलस निकालना है, दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z whole to the power n। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस i to the power 6 और आप इसका मॉडुलस निकालने वाले हो, तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा। अब इसका मॉडुलस तो का मतलब हो गया 1 प्लस i कॉम्प्लेक्स नंबर होल टू द पावर 6 एंड दैट इज नथिंग 1 प्लस आई मॉडुलस होल टू दी पावर 6। समझ रहे हैं बात। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो भी समझ लेते हैं। अब ये जो मैं निकाल के लिख देता हूँ, √2 का पावर 6 एंड दैट इज नथिंग बट 2 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर 6 एंड दैट इज 2 टू दी पावर 3 1/2 into 6 एंड 8। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 8 होगा। समझ रहे हैं बात। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और ये जो है वो इसी फॉर्मूले का से आया हुआ है। मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n इज z into z into z and so on to z n times and that is nothing but mod z mod z mod z n times z1 z2 z3 होता है, तो जैसे होता है उसी तरीके से इसमें भी होगा and that is modulus of z whole to the power n। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम याद रख सकते हैं और क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। पावर में कुछ भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 जो होता है वो कितना होता है, mod z1 अपॉन mod z2 होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर इससे भी बहुत सारा जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4i। अब इसका मुझे मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ z निकालना है। वैसे तो इसको पूरा मुझे a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ फिर मॉडुलस निकालूँ, इतना टाइम नहीं लेना है। मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब इसका मॉडुलस निकालना है और इसका मॉडुलस 1 प्लस आई है और इसका नीचे का 3 प्लस 4 है। क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, z1 बाई z2 का मॉडुलस कितना होता है, mod z1 mod z2। 1 प्लस आई का मॉडुलस √2 और 3 प्लस 4i का मॉडुलस 5। सो दिस आंसर इज √2/5। क्लियर। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 whole square is equal to mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times real part of z1 z2 conjugate। Okay, that is the formula of z1 plus z2 modulus of z1 z2 whole square।
तो ये फॉर्मूला कैसे आया है उसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो दैट इज मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। क्या होता है, z कॉन्जुगेट होता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z होगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट। अब ये हो जाता है z1 प्लस z2 और ये होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। कैसे, ये फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है ये। यहां से आएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ओके, लिखा जा सकता है ये z1 कॉन्जुगेट एक जगह लिख लेते हैं, प्लस z2 कॉन्जुगेट भी यहाँ लिख लेते हैं, प्लस ये है z2 कॉन्जुगेट और इसको मैं लिख सकता हूं z2 कॉन्जुगेट। कैसे लिखा, ये z1 कॉन्जुगेट और ये है z2 कॉन्जुगेट। अब ये होता क्या है ना, z कॉन्जुगेट z के बराबर होता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि z2 कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो ये फॉर्मूला, अब इसको यदि आप ब्रेक करोगे ना तो z1 कॉन्जुगेट यहाँ आएगा और z2 कॉन्जुगेट दैट इज z2। तो वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर, z2 कॉन्जुगेट दैट इज मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर एंड z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज नथिंग बट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले जो क्लासेज है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि z प्लस z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो ये जो आपका नंबर है वो क्या है, z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट कितना होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला हो गया। और वहीं से ये भी फॉर्मूला आएगा, दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। और फिर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो लिख लीजिए, जो कि काम में आने वाले हैं क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और ये क्या है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लाई बिटवीन mod z1 प्लस mod z2 एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ mod z1 माइनस mod z2। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है, z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस होता है वो कितने के बराबर, कितने के बीच में रहता है, mod z1 प्लस mod z2 एंड mod z1 माइनस mod z2 के बराबर होगा। ये प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में ही यही इनइक्वालिटी काम में लेना है। तो ये हम लोगों का आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं क्या करवाऊंगा, आपको प्रूफ करवाऊंगा और भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।